Co-presenting Berger Paints 100 Years of Trust. Cozy, ये नहीं तो कुछ नहीं. Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड. टंकी मतलब वेक्टर्स. कैप्री लोन्स फर्स्ट निभाते हैं. Driven by Hyundai Exter. Think SUV, think Exter. Special partner Silver Pumps and Motors. नाम याद रखना. Indra IVF, India's largest fertility and IVF chain. Veer MDF Strong, very strong. Rushil Decor Limited. मुल्तानी पचमीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. विक्स की गोली खाओ, खिचखिच से बड़ी राहत पाओ. फ्रेशनेस पार्टनर सिमको ऑक्सीवेदा हर्बल कूल टैल्क, ठंडक भी ताजगी भी. प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष खरे भी आपके सामने मौजूद हैं. वक्त है ताल ठोके का, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है प्रत्युष कि कौन बनाएगा सरकार ताल ठोक कर. 543 सीटों का रुझान जो आया है उसका एक ओवरऑल डेटा आपको दे देते हैं. एनडीए को 296 सीटों पर बढ़त है. 229 सीटों पर आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है. अब बीजेपी को 243 सीटों पर बढ़त है. 98 सीटों पर कांग्रेस आगे है. ये इंडिविजुअल आंकड़ा है. जी हाँ, यानी कि एक बात तो साफ है अनुराग की 272 का मैजिक फिगर खुद बीजेपी भी नहीं टच कर पा रही है, अभी भी उससे पीछे है. 370 का टारगेट रखा था बीजेपी ने अपने खुद के लिए और 400 पार रखा था एनडीए के साथ. पिछली बार बीजेपी 303 थी, उससे पहले 282 थी 2014 में. इस बार आंकड़े तो और नीचे चले गए. लेकिन कांग्रेस का भी आंकड़ा एक इतिहास रच रहा है. अगर इंडिविजुअल आंकड़े की बात करें प्रत्युष, तो अगर 2 सीटें और नहीं आती यानी 100 यानी 3 का फिगर कांग्रेस नहीं पार करती तो ये तीसरा लगातार लोकसभा चुनाव होगा जब कांग्रेस अपने दम पर 100 सीटें भी नहीं ला पाती. बहुमत की सरकार बन रही है. देश की जनता ने बहुमत दिया है. 10 सालों में जो देश के अंदर काम हुए हैं, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है. मोदी को फेयरवेल दिया है. मोदी जी को बस हो गया. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. हमें लगता है कुल मिला के अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी. अयोध्या में बीजेपी हार गई. फैजाबाद बीजेपी हार गई. जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने. पार्टी विचार करेगी, लेकिन हमने कहा था फिर एक बार मोदी सरकार, तो फिर एक बार मोदी सरकार आ रही है. नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें. संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रबाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुक्त, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए. तो मैंने कहा ना, कैसे बनेगी सरकार और किसकी बनेगी सरकार, कौन बनाएगा सरकार, और वो भी ताल ठोक कर. इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है. हमारे साथ घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से और राजीव रंजन जेडीयू से जुड़ चुके हैं. हमारे स्टूडियो गेस्ट को आप जानते हैं, फिरोज बख्श साहब हमारे साथ हैं, मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अजीत जी हैं, हमारे साथ संदीप वामजय जी हैं और हमारे साथ आरती टिक्कू यहाँ पर मौजूद है. लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है प्रत्युष सबसे पहले राजीव रंजन जी का रुख करना. राजीव रंजन जी, मनोज झा ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं और ये एनडीए खेमे की चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया था. देखिए अनुराग जी, ये एक सोची समझी रणनीति है और बिहार के मतदाताओं ने चुनाव के नतीजों से ये साफ कर दिया कि जो भ्रम पैदा करने की कोशिश तेजस्वी जी कर रहे थे कि चाचा उनके साथ आएंगे और जो 5 लाख नौकरियां नीतीश कुमार जी के
कुशल नेतृत्व में बिहार में दी गई, जो इतिहास की बात छोड़िए, भविष्य की बात करिए राजीव रंजन जी। नहीं, मैं इतिहास की बात नहीं कह रहा हूं। वर्तमान बड़ा डामाडोल है। मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं गैर जरूरी कोई तथ्य सामने नहीं रखूंगा जी। देखिए, सबसे पहली बात है, ये उनकी शैली है, वो लगातार लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने जो उपलब्धियां हमारी थी उनको भी अपने खाते में लेकर मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की। जनता ने करारा जवाब दे दिया। अब एक नए खेल की ओर वो बढ़े। और अभी आपने केसी त्यागी जी को भी सुना। ये लगातार 1 बजे के बाद से ऐसी सूचनाएं जानबूझकर के फैलाई जा रही थी। पहले तो सूत्रों के हवाले से, उसके बाद मनोज झा लेकिन शरद पवार जी का बयान बेहद महत्वपूर्ण था। शरद पवार जी ने कहा उनकी बात न नीतीश कुमार जी से हुई है न नायडू से हुई है। और जहां तक एनडीए गठबंधन का सवाल है, देश की आज़ादी के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसको जनता ने तीसरी बार देश की सेवा के लिए चुना है, अपना आशीर्वाद दिया है। नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड एक वो मैंडेट तो राजीव रंजन जी वो तो दिख रहा है, वो मैंडेट तो दिख रहा है एनडीए को, क्योंकि इस वक्त रुझान 296 एनडीए के फेवर में ही दिख रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस ने इस बीच बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कई डीएम पर डाला जा रहा है दबाव, सीटें जिताने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। महाराजगंज और बांसगांव के डीएम का जिक्र कर रही है कांग्रेस, कह रही है कि वहां के डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है। मेरठ और मुजफ्फरनगर के डीएम पर भी दबाव है। यही बात समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है गोरखपुर को लेकर के कि वहां पर भी दबाव डाला जा रहा है। कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कि डीएम पर दबाव डाला जाएगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं अमूमन डीएम ही होते हैं जी। तो ये सवाल एक तरीके से है चुनाव प्रक्रिया पर। हालांकि दिग्विजय सिंह ने घनश्याम तिवारी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। एक छोटा सा प्रत्युष। घनश्याम तिवारी जी, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रहा है। कहा यह जा रहा था कि 5 सीटें बचा पाएगी या नहीं, और यह सवाल अक्सर मैं भी आपसे पूछा करता था। लेकिन क्या शानदार प्रदर्शन, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अब एक नया आरोप आप लगा रहे हैं कि डीएम पर दबाव डाला जा रहा है जीत के लिए। घनश्याम तिवारी जी का ऑडियो हम तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये शिकायत कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि डीएम पर दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें जिताया जाए, और ये दबाव बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। घनश्याम तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर सवाल मिला हो तो मैं जवाब चाहूंगा आपसे। जी बिल्कुल जी जरूर। नमस्कार अनुराग, आपको, दर्शकों को, को पैनलिस्ट को, प्रत्युष को, सभी को। और मैं पूरे देश को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि देश के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का जो खूंखार सपना था तानाशाही लाने का और संविधान को बदलने का, उस खूंखार सपने को चकनाचूर कर दिया। ये पूरे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए आज विजय दिवस है। और रही बात जो बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के मन, मस्तिष्क, चाल चरित्र, चेहरे में है, वो बेईमानी कदम कदम पे अभी भी दिखाई दे रही है। न केवल एग्जिट पोल में दिखाई दी थी, वो अभी भी आप शुरू से इसको बेईमानी बताते आए घनश्याम तिवारी जी। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की सरकार ईमानदारी से कैसे बनेगी? मुझे ये बताइए, बेईमानी का खामियाजा जिसे भुगतना था उसने भुगत लिया, अब ईमानदारी से कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? कृपया टोकिएगा मत। अगर मैंने तो उनको सबसे पहले बधाई दी। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक आप एक राज्य बता दीजिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल के पीठ में छुरा न घोपा हो। ये किस ऑफ डेथ है। आप अगर उनके साथ हाथ मिलाएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। एक दल के रूप में आपका चुनाव चिन्ह छीन लेंगे, आपके नेता छीन लेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जो नवीन पटनायक, ये तो मौके की बात होती है। घनश्याम तिवारी जी, पिछली बार कांग्रेस से हाथ मिलाना आपके लिए हितकर नहीं रहा था, इस बार हितकर रहा। तो ये तो मौके की बात होती है कि कौन किससे हाथ मिलाएगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे नहीं होगा। आप वाक्य पूरा करने दीजिए, वाक्य पूरा करने दीजिए। अगर वाक्य पूरा करने दीजिए प्लीज। अगर एक पार्टी है जिसका पूरा चाल चरित्र चेहरा ही है अपने सहयोगी दल को डस लेने का, उसको खत्म कर देने का, तो क्या इस देश में एक भी ऐसा सहयोगी दल है जो उसके साथ हाथ मिलाना? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया घनश्याम तिवारी जी। चलिए दीपक झा मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दीपक झा साहब, एक वक्त तो कांग्रेस ये कह रही थी कि बीजेपी के नेताओं के मुंह से अगर 500 पार भी निकल जाएगा तो उतनी भी सीटें आ जाएंगी।
आपने ये भी इल्जाम लगाया कि सब कुछ मैनेज है, 400 पार तो यूं ही आ जाएंगे। अब क्या जवाब दीजिएगा? 229 सीटें इंडिया गठबंधन की, बीजेपी मैजिकल फिगर तक खुद नहीं पहुंच पाई है, अब भी ईवीएम पर ठिकरा। जी प्रत्युष भाई, हम तब भी कह रहे थे कि बीजेपी जैसे कहती थी महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, अच्छे दिन ले आ देंगे, उसी तरीके से जुमला था इनका कि 400 पार हम कर देंगे। तो 400 पार कर देंगे, जनता को लगा भाई जब 400 पार, भाई 272 में सरकार बनती है, 400 की जरूरत क्या है? क्रिकेट मैच होता है उसके लिए एक टारगेट दिया जाता है, तो लोकतंत्र के मैच में 272 का टारगेट था। तो हम तो कभी कहते नहीं थे कांग्रेस ने भी तो अपना टारगेट फिक्स किया था। 295 तो आपके भी नहीं आए सर, 295 तो आपके भी नहीं आए। हम तो कह रहे हैं कि हमारे 295 आने वाले हैं, आएंगे, तो वो टारगेट सेट हो गया था हमारा। बात यह है कि आज इस देश में लोकतंत्र की विजय हुई है, जिसकी हम बात करते थे, जाके जाके लोगों को समझाते थे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, आज उस तानाशाही मानसिकता, लोकतंत्र की रक्षा तो तब होगी ना जब आप सरकार बनाएंगे मालिक। मजबूत विपक्ष की भूमिका में आप लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सरकार बनाएं जिसकी जोड़ तोड़ आप शुरू कर चुके हैं। अब कैसे बनेगी सरकार? जेडीयू ने कह दिया कि मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अनुराग जी, आपके नाम में मुस्कान है, कम से कम विपक्ष को मुस्कुराने का तो मौका दीजिए ना। आप ही मुस्कुराएंगे और आप ही अनुराग दिखाएंगे तो ऐसे नहीं होता। भाई मैं किसी और मेहमान पर तो गया नहीं, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं। अनुराग बढ़ाइए हमारे साथ। मैं इसीलिए मैंने कहा ना, थोड़ा अनुराग बना के रखिए विपक्ष के साथ, कांग्रेस के साथ। माना कि हमारी अभी सीटें कम है, लेकिन मुस्कुराने का हक हमारे का भी है, इसीलिए मुस्कान हमारे चेहरे पे भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। भाजपा को कितना बचाएगी इस देश की मीडिया? एग्जिट पोल का नहीं, हम उस मीडिया में नहीं आते सर। आपत्ति दर्ज करा रहा हूं मैं अपनी, आप अपनी बात को इसके बाद आगे बढ़ाएं। हमारा एआई एग्जिट पोल अगर आपने देखा हो तो सबसे सटीक रहा है। हमने वो एग्जिट पोल नहीं दिखाया जिन चैनल्स की आप बात कर रहे हैं। चलिए, तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सही सटीक एग्जिट पोल अब आए आप सही लाइन इंडिया गठबंधन इंडिया के लिए लड़ रही थी, तो इंडिया की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। और अभी आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि अब नरेंद्र मोदी जी को इस देश में प्रधानमंत्री का पद जो है ना, तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी घोर बेइज्जती हो गई है। चलिए, मैं आपका संदेश गौरव भाटिया तक पहुंचा देता हूं। यकीन नहीं रहा। गौरव भाटिया जी तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ब्रांड मोदी नहीं चला। मोदी जी के चेहरे पर उनके प्रतिनिधि सीटें नहीं निकाल पाए। समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है, कांग्रेस के दीपक झा का भी यही कहना है। अनुराग जी, हम लोग उनकी बात क्यों करें जिनको जनता ने नकार दिया है? आज सकारात्मक बात होनी चाहिए। सबसे पहले आज लोकतंत्र का महापर्व था, तो जीत भारत की हुई है 140 करोड़ भारतीयों की। दूसरी बात, करारा तमाचा उनको पड़ा है जो कहते थे विदेशी भूमि पर भारत का लोकतंत्र कर चुका है। तीसरी बड़ी बात अनुराग जी, आपको मालूम है आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री 3 बार लगातार चुनाव जीता हो और तीसरी बार भी उसका जो वो भी बराबर, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या ये इतिहास नहीं बना है? बिल्कुल इतिहास बना है। और मैं समझता हूं जनता ने आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दिया है और हम देखेंगे। आप इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं गौरव भाटिया, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बातचीत शुरू हो चुकी है, टेलीफोन्स पहुंचने लगे हैं। ये वही वाला घमंडिया है जो कहता था कि सरकार इनकी बनेगी, 295 पार होंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आत्मचिंतन क्या कांग्रेस पार्टी को टूटी फूटी सपा को नहीं करना चाहिए, जिनको कल तक हमने ये कहते सुना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमानी कर रहा है, ईवीएम खराब है। आज भी जयराम रमेश ये नहीं कह रहे कि जनता ने दिया है, वो मैं स्वीकार करता हूं। वो कह रहे हैं कि ये डीएम पे आरोप, ये डीएम को धमकाया जा रहा है। अरे ये सूची तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपसे मांगी थी, आप दे देते। और देखिए अनुराग जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट एक बात बता दूं, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से ये है, और इसीलिए इन लोगों को घबराहट हो रही है कि इतिहास कैसे रचा जा रहा है। और आप देखिए, क्या ये सत्य नहीं है? ओडिशा में प्रत्याशित जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी ने सोचा था?
वहां हाँ, विधानसभा में हमारी सरकार गौरव भाटिया बन जी, रही है। उड़ीसा की जीत सरकार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आपने वहां पर विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया, वहां पर लोकसभा चुनाव में भी आपका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। लेकिन गौरव भाटिया जी, बीजेपी 282 2014, 303 2019 और आप बात कर रहे थे 2024 में 370 की, 272 के लाले पड़ गए बीजेपी को। अच्छा देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। एक छात्र है, हमेशा फर्स्ट आता है अपनी क्लास। अच्छा, मैं बीच में आपको गौरव भाटिया जी रोककर एक खुशखबरी दे देता हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से अपना चुनाव जीत लिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सुबह जो बीजेपी मुख्यालय पर लड्डू बन रहे थे, अब आप उन्हें पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोशो खरोश और एनर्जी के साथ बांट सकते हैं। हैट्रिक लगाई है, हैट्रिक लगाई है। लेकिन गौरव भाटिया जी, जीत का अंतर बहुत कम हो गया, ये बड़ी दुखद बात रही होगी। पिछली बार 4,70,000 वोट से ज्यादा का ऐसा है, ये अंतर। जी गौरव जी, मैं आपको कुछ कीर्तिमान बताता हूं, क्योंकि आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्लीज कंप्लीट करें अपनी बात, प्लीज गौरव भाटिया जी कंटिन्यू। जो 12 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, चुनाव नहीं हारे, 10 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चुनाव जीते हैं, हैट्रिक लगाई है, और उनके नेतृत्व में तीसरी बार लगातार भाजपा और एनडीए की सरकार रही। ये अपने आप में नहीं दिखाता कि इतिहास रचा गया है। जो बात मैं कह रहा था मैं पूरी कर लूं जी। 2014 में वो छात्र फर्स्ट आया, 2024 में भी वो छात्र फर्स्ट आया, लेकिन कौन उंगली उठा रहा है? जो छात्र खुद फेल हो जाता है, उस छात्र को उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। जो ये टिकरा फोड़ता है, उस छात्र को एनडीए और भाजपा पे कोई उंगली उठाने का हक नहीं है, जो स्वयं फेल होता आया है। इसलिए मैं ये कहूंगा, एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए भारत में। एक जी ठीक है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये निश्चित तौर पर बड़ी बात है गौरव भाटिया, इसको नकारा नहीं जा सकता कि तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन मेरा सवाल दीपक झा से है। दीपक झा, मैं मानता हूं कि इस बार अजय राय की हार का अंतर कम हुआ है, लेकिन इससे एक संदेश ये गया और बीजेपी ने ये कहा कि देखिए इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, इतना ताकतवर कोई कैंडिडेट ही नहीं है जिसे ये पीएम के सामने उतार सकें। बार बार अजय झा, अजय राय, एक बार हारने के बाद, 2 बार हारने के बाद, तीसरी बार भी अजय राय ही मिले। जी देखिए, मिले नहीं, बात यह है कि जब आप किसी दानवी शक्ति का, किसी आसुरी शक्ति का सामना करते हैं एक बार 2 बार, जो जरासंध था, आपने कृष्ण के युग में, द्वापर युग में एक जरासंध था, तो जरासंध से कृष्ण भगवान 17 बार हारे थे, लेकिन 18वीं बार जरासंध के टांगों को 2 फाड़ कर दिया था। तो लोकतंत्र की लड़ाई में जो भाजपा रूपी जरासंध है, भाजपा रूपी भस्मासुर है, तो जनता रूपी कृष्ण जो है 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन हराएगी जरूर, और उसके लिए आज आखिरी खेल है भाजपा को हराने का। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का इतना ब्रांड मोदी चल रहा था, सुबह से लेकर शाम तक, चैनल से लेकर मीडिया तक, अब मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी ये थी कि 4 लाख से जीतने वाले मोदी जी आज 1.5 लाख पे आगे अटक गए। राहुल गांधी जी 4 लाख 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, जिनके लिए कहते थे राहुल गांधी जी हार जाएंगे। अमेठी से स्मृति ईरानी जी साफ हो गई, जो सुबह शाम राहुल गांधी के नाम की माला जपते थे। एक हमारे कार्यकर्ता से हार गई, जो कहते थे राहुल गांधी जी डर गए। तो आज माहौल क्या है? भाजपा डरी हुई है। अब भाजपा जुमलों की बात नहीं करेगी, अब भाजपा बरगलाने की बात नहीं करेगी। और आपके चैनल पे बैठ के भाजपा प्रवक्ता आज इतनी बेशर्मी से, इतनी मासूमियत से, एक छात्र 2 छात्र के बीच में गणित चला, एक छात्रों की बात नहीं होती है। ये लोकतंत्र की बात है, ये संविधान की बात है, सरकार की बात है। भाजपा कहती थी कि हम 400 लाएंगे, इसका मतलब ये था कि 272 आज लाले पड़े। देखिए दीपक झा, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सिवाय एंकर्स को भाजपा का प्रवक्ता बताने के, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने इल्जाम आप चुनाव हारने की झुंझुलाहट में लगाते हैं वो सब निराधार होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है। ईवीएम से लेकर एंकरों को गोदी मीडिया बताने तक, या फिर एंकरों को बीजेपी का प्रवक्ता बताने तक, या तो आप इतिहास नहीं जानते मेरा या जी न्यूज का, या फिर मैं समझ नहीं सकता। मुकेश केजरीवाल कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बात सुनकर के। मुकेश केजरीवाल कह रहा था कि जो उदाहरण या जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि आसुरी शक्ति और वर्सेस कोई दैवी शक्ति उतर गई,
अजय राय जी का इतिहास क्यों भूल रहे हैं आप? अजय राय जी राजनीति में आए कब, कुछ याद है क्या? अजय राय जी के खिलाफ कितने मुकदमे हैं, कुछ याद है क्या? पहली बार 75,000 वोट मिले थे, दूसरी बार 1.5 लाख मिले थे, इस बार भी जीते तो नहीं, 1.5 लाख से हारे हैं। अब बात यह है कि अजय राय तब आए थे जब उनके भाई की, आपके अब जो सहयोगी हैं उन्होंने उन पे आरोप लगा था, उनके परिवार ने खुद ही लगाया था, और तभी वो एक कहा जाता है कि एक गैंग में आए। 11-12 उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, वो उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा। चलिए ठीक है मुकेश केजरीवाल जी, आपने अपनी बात कर दी, आज जीत की बात करते हैं। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा है, इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन गौरव भाटिया से मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि सर कमी कहां रह गई, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। एक सच्चाई ये भी है, लड्डू आप खाएंगे लेकिन थोड़े बेमन से खाना पड़ेगा उस लड्डू को, ये मानना पड़ेगा आपको। मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि कमी कहां रह गई सर, इसका आकलन अभी निजी तौर पर आपने क्या किया है? समीक्षा तो बाद में होती रहेगी। गौरव भाटिया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए अनुराग जी, बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं सिखाया गया है कि आप ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दो, रणदीप सुरजेवाला ने, या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कमी बताओ। या तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है या हम सीखते हैं। मैं समझता हूं अगर आंकड़ा यही रहता है और हमने जैसा उम्मीद करी थी वैसा नहीं आता, तो आत्मचिंतन भी होगा और बेहतर होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत तप, बहुत ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जी ने जनता की सेवा करी है, उनको आशीर्वाद भी मिला है। हाँ, हमारी उम्मीद पे ये खरा नहीं उतरता है, लेकिन गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। जी, घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार समाजवादी पार्टी का भी रुख कर लेना चाहिए। घनश्याम तिवारी जी, राम गोपाल यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है। हमने ये सवाल भी पूछा कि आंकड़े फिगर्स तो आपके पक्ष में नहीं है, उन्होंने कहा देखते जाइए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो नंबर्स आप कहां से लाएंगे? क्या आप एनडीए से वो नंबर्स लाएंगे? जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू से बात करके अपनी तरफ, क्या वो आपकी तरफ आएंगे? बहुत साधारण सी बात है, कौन घुटनों के बल चढ़ना चाहता है? जिन लोगों ने, ये एनडीए नहीं है, पहले तो ये नरेंद्र सरेंडर अलायंस है। नरेंद्र मोदी और उन लोगों का अलायंस जिनकी बाह मरोड़ करके, ब्लैकमेल करके, तरह तरह के सीबीआई के माध्यम से उनको सरेंडर कराया गया। कौन घुटनों के बल चलना चाहेगा नरेंद्र मोदी जी के सामने? उनके तानाशाही का सपना चकनाचूर हो गया। आपको क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू घुटनों के बल चलना चाहेंगे, या नीतीश कुमार जी घुटनों के बल? नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल उठाया गया, क्या क्या नहीं कहा गया। अगर नरेंद्र मोदी जी के अलायंस पार्टनर का हाल देखना है तो जैसा मैंने कहा, चैलेंज करता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के मिजोरम तक आप एक दल बता दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने डसा ना हो, जिसको बर्बाद ना किया हो। चाहे वो शिवसेना हो जो उनकी सबसे पुरानी अलायंस पार्टनर है, या नीतीश कुमार ही हो जिनके पार्टी के एक नेता इनकी सरकार में मंत्री थे, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो जो पार्टी हर अलायंस पार्टनर को नाक की तरह डस ले, उसके साथ कोई नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी आज जो 240 इसी डिबेट में बैठे हुए हैं जेडीयू के राजीव रंजन राष्ट्रीय सचिव बैठे हुए हैं इसी डिबेट में। केसी त्यागी कह चुके हैं कि हम नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके, बीजेपी का साथ छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, और आप दावा कर रहे हैं कि उनके साथ रहना कौन चाहता है मोदी जी के साथ। राजीव रंजन जी, आप नहीं गए और चंद्रबाबू नायडू चले गए, तब क्या कीजिएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी दोनों में से कोई कहीं जाने वाले नहीं है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर और वहां पवन कल्याण जी की पार्टी के साथ विधानसभा और लोकसभा में जो नतीजे हैं, वो उस अलायंस को एक प्रचंड जनादेश है। आंध्र की जनता ने लंबे समय के निर्वासन के बाद उन्हें वापसी का आशीर्वाद दिया है। जहां तक बिहार का सवाल है, देखिए, नीतीश कुमार जी को लेकर आज समाजवादी पार्टी बहुत ही उदार दिख रही है। मैंने कई बार बहस में उनके विचार भी सुने हैं और कांग्रेस के नेताओं के भी बयान हम लोगों ने सुने हैं। देखिए, ये गठबंधन जिसको तीसरी बार जनता ने सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, जो भी गठबंधन के साथ है वो गठबंधन के साथ रहेगा। और अब जो ये आंकड़े हैं जी,
अब लेकिन राजीव जी, समय है ये 5:20 आपने घनश्याम तिवारी जी की बात नहीं सुनी पूरी। वो कह रहे हैं कि अगर आप गठबंधन में बने हुए हैं तो ये आपकी मजबूरी है, आप डरे हुए हैं। वो कह रहे सरेंडर मोड में है, कौन निकलकर वहां से जा पाएगा, इतनी हिम्मत कौन जुटा पाएगा? ये बात घनश्याम जी भी जानते हैं। घनश्याम जी नीतीश कुमार जी के साथ काम कर चुके हैं और नीतीश कुमार जी देश की राजनीति में विरले उन नेताओं में एक हैं जिनके 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और न उनको परिवार के किसी सदस्य को प्रोत्साहित करने के लिए कोई राजनीतिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव रंजन आप, लेकिन नीतीश कुमार ही हैं जो कह चुके थे कि बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब क्या गारंटी है कि वो ये ना कह दें कि भाई ठीक है मैं चला इंडिया गठबंधन में, मोदी जी के साथ रहने का सवाल ही नहीं उठता? देखिए, गठबंधन राजनीति में यह असामान्य घटना नहीं है। आप अगर देखेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विधानसभा साथ लड़े, लेकिन बाद के दिनों में किस कदर खटास था। वहां बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, बहुजन समाज पार्टी आज उनके साथ नहीं है। उनके साथ वहां आरएलडी थी, आरएलडी आज वहां नहीं है। गठबंधन राजनीति में ऐसी चीजें होती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड एनडीए के संस्थापक दलों में से एक है और मुझे जो एक राजनीतिक केवल एक यही जेडीयू 2 बार एनडीए से अलग हो गई और बाद में नीतीश बाबू फिर आ गए। तो मैं कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन दोबारा बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गांधीनगर से अमित शाह चुनाव जीत चुके हैं और जीत का अंतर है 7,44,000 वोटों का। 7,44,000 वोटों से अमित शाह ने गांधीनगर से फिर जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त गुजरात से। और प्रत्युष यहां देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा मतों से जीते हैं अमित शाह। यहां इस अंतर को भी देखना होगा। हालांकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना अलग अलग समीकरण है हार और जीत का, लेकिन एक बम्पर जीत है, एक रिकॉर्ड जीत है अमित शाह की ये। अच्छा, मैं दीपक झा का रुख करूंगा कांग्रेस से। चलिए, जेडीयू आपके साथ नहीं आ रहा और जेडीयू के और चंद्रबाबू नायडू की भी गारंटी ले ली है राजीव रंजन जी ने कि वो भी नहीं आ रहे। अब क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे सरकार ताल ठोक के? देखिए, अभी तो वास्तविक तौर पे और अगर आप बात करेंगे सरकार बनाने की तो जो सबसे लार्जर बड़ी पार्टी है तो राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करेंगे। बात यह है, तो अभी सरकार बनाने की बात नहीं हो रही है अनुराग जी। बात यह है कि भारत की जनता ने, इंडिया की जनता ने भाजपा को बैकफुट पे ला दिया है। जो तानाशाही करते थे, जो जनता से वादे करते थे, वादा खिलाफी करते थे, बहुत साधारण सी बात मैं बोलूंगा, जो देश को भाषा और जाति और धर्म के आधार पे बांटने की बात करते थे कि चलो जिसकी मेजोरिटी हो उसकी बात कर लेते थे, बात उसकी नहीं। जो हिंदुस्तान की बात करेगा वो हिंदुस्तान पे आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान की जनता उसके साथ चलेगी। विपक्ष को इतनी बड़ी जीत देने का मतलब यह है कि देश की जनता विपक्ष के साथ खड़ी है और कह रही है आप सरकार से लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये आपको 2 दिन में साफ हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आंकड़ों की जुमलेबाजी अलग बात है, लेकिन जो चाहेंगे आजादी के साथ काम करना जनता के लिए, चाहे वो नीतीश बाबू जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे अन्य दल भी हो, उनका हमारे साथ स्वागत है। ठीक है दीपक जी, मैं लौटता हूं आपके पास। एमआईएम से प्रत्युष हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब भी है। दानिश कुरैशी साहब, असदुद्दीन ओवैसी का मैं बयान सुन रहा था जिसमें वो इंडिया गठबंधन पर नाराज होते हुए कह रहे थे कि इनकी गलतियों की वजह से आएगा तो मोदी ही, है ना। लेकिन अभी तस्वीर ये है कि आएगा तो मोदी ही, लेकिन उस भरोसे के साथ नहीं आ पाएंगे मोदी जी, क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन के आंकड़े हैं ये उस भरोसे को डावाडोल करते हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा इसलिए क्योंकि जिस तरीके की गलतियां की गई उसमें मुझे लगता है कि परिणाम इससे कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था। लेकिन एक तरीके से जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से थोड़ा सा पर्सल वो रखना, वो कहीं ना कहीं गैर मुनासिब रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको अछूत बनाए रखना आपकी पार्टी को, ये वजह है इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पा रही है। अगर अकेला लड़ने की बात जब आ रही है, जब आप ये बात कहते हैं कि तमाम लोगों को लेकर हम उनके सामने लड़ने की बात करते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि आप ये एक्सक्लूजन क्यों ये राजनीति करने की जरूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो है पर्सनल इंटरेस्ट जो दिखाई पड़ा इसमें पूरा, मुझे लगता है कि पूरा मामला चेंज हो सकता था। ओवैसी साहब खुद को कहते हैं मैं
सियासत की ऐसी लैला हूं कि मेरे मजनू हजार हैं, लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं कि साहब इस लैला पर तो कोई डोरे भी नहीं डालता, कोई मजनू क्यों नहीं बना अभी तक? नहीं, परेशानी उनकी मैं बताऊं, वो परेशानी उनकी ये है, दिक्कत क्या है कि वो लैला तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी ये है कि तो वो तो नहीं हो पाएगा। वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अल्टीमेटली जब राजनीति में हम हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी लैला बन के रहे, इसमें बुराई क्या है? ये तो भरोसे का रिश्ता है ना, तो भरोसे के रिश्ते में तो आपको बन के ही रहना पड़ेगा। भरोसे के रिश्ते में तो हम देख ही रहे हैं। अभी चंद महीनों पहले वो यहाँ थे, अब अभी देखिए फिर से कुछ बातें आ रही हैं कि कहाँ चले जाएंगे। तो भरोसा जो है, मैं ये कहता हूँ कि शायद राजनीतिक लोगों का हो सकता है, लेकिन अवाम जो है, जो कम्युनिटी की बात की जा रही है इस पूरी राजनीति में, आप देखिए कहीं ना कहीं जो पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, और खास करके मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो टारगेट किया गया उस कम्युनिटी के लिए जब बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तब अगर किसी को परेशानी है तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपको नफरत हो सकती है, मोहब्बत हो सकती है, एक बार हमें तो मोहब्बत है साहब। एक बार घनश्याम तिवारी जी से पूछ लेते हैं। घनश्याम तिवारी जी, मुझे याद है कि यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत कोशिशें हुई थी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि एआईएमआईएम आपके विपक्ष गठबंधन में शामिल हो जाएगा, लेकिन आपने किनारा कर लिया। आज वही दर्द यहां पर फिर बयां कर रहे हैं दानिश कुरैशी साहब की अगर हमें साथ लिया होता तो आज इंडिया गठबंधन का नतीजा कुछ और होता। क्यों दूरी बनाए रखे हुए हैं अभी तक आप एआईएमआईएम से? देखिए, इस पे बात होती रही है, कितनी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा नहीं है। जहां आज इतना बड़ा जो वर्डिक्ट आया है, जिस वर्डिक्ट ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के खूंखार तानाशाही के सपने को चकनाचूर कर दिया है, वो महत्वपूर्ण है कि लोग क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा वर्डिक्ट आया है। जिस सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले कह दिया 400 पार, बताइए ये लोग फैजाबाद में हार गए। हमें कहते थे आज जनता ने आप बीच में पर वो चर्चा भी नहीं करना चाहते। प्लीज, मतलब आपने वैसी बात कर दी। देखिए, दानिश कुरैशी साहब को बुरा लग गया होगा कि भाई हमने चर्चा की, आप कह रहे छोड़िए उनके बारे में क्या बात कर। देखिए, चर्चा नहीं करना और बात है, और चर्चा करनी पड़ेगी ये और बात है, क्योंकि अल्टीमेटली अवाम की बात है, और अगर अवाम को नजरअंदाज करेंगे तो इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। इससे बेहतर मैं कह सकता हूं कि आप ये जितने भी आंकलनकारी हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि बहुत अच्छा परिणाम इसमें हो सकता था अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ में लिया जाता था। चलिए, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव जीत गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दानिश जी, आप उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। 55,711 वोटों से मेघवाल जीते हैं। अब धीरे धीरे जीत की खबरें पुष्ट होती जा रही हैं। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल की जीत की ये खबर। जी दानिश जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो भाई यही कहना चाह रहा हूं कि आप जिस कम्युनिटी को मतलब साइडलाइन करने की बात करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना कि भाई जिस कम्युनिटी का जितना रिप्रेजेंटेशन है उस पर आप बात करिए। जिन लोगों के साथ में गैर जरूरी जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उस पर जब आप खामोश हो जाते, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए। चलिए, केसी त्यागी साहब जुड़ गए, एक बार उनसे और मैं मुहर लगवा लेता हूं। केसी त्यागी साहब हालांकि पहले भी इस बात को पुष्ट कर चुके हैं। केसी त्यागी साहब, 231 का आंकड़ा पहुंच चुका है इंडिया गठबंधन का और 294 हो चुका है एनडीए का। अब सवाल यह है कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के खाते में सीटें जुड़ती जा रही हैं, उनका भरोसा और ज्यादा मुखर होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन इनकी सरकार कैसे बनेगी, उसमें ये साफ कहते हैं कि जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, ऑफर शायद जा भी चुका है। अनुराग जी, मैं सिरे से इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें और संभावनाओं को खारिज करता हूं। समूचे बिहार के चुनाव के अपने कैंपेन में नीतीश कुमार जी लगभग हर जनसभा में दोहराते थे कि ये हमारा अंतिम फैसला है और हम एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। वहाँ पर हमें सबसे बड़ी पार्टी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है नंबर के हिसाब से, और एनडीए के अंदर भी बीजेपी को छोड़ करके हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। कल मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और फ़ोन पर वार्ता उन्होंने गृह मंत्री के साथ भी की, फिर हम लोगों के साथ भी बैठ कर के मंत्रणा की। ये वंस फॉर ऑल हमारा फैसला है, हम एनडीए में रहेंगे। एनडीए का संख्या नंबर है, उसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और जल्दी ही उनके शपथ ग्रहण समारोह में जनता दल यू शामिल होगी। पूर्व की भांति प्रधानमंत्री का निमंत्रण होगा,
मंत्रिमंडल में जाने का, उसमें भी हम शामिल होंगे। केसी त्यागी जी, राहुल गांधी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप भी सुनिएगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। हालांकि कुछ वक्त है अभी राहुल गांधी के बोलने में। राहुल गांधी ने बम्पर जीत हासिल की है, न केवल वायनाड से बल्कि रायबरेली से भी, और इससे भी कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। प्रियंका, उनकी बहन भी उनके साथ हैं और राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5:30 का वक्त मुकर्रर था, अब हालांकि 5:34 हो चुका है। केसी त्यागी साहब, लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं मानता हूं कि जिस वक्त अब हालांकि कांग्रेस को अफसोस हो रहा होगा कि इंडिया गठबंधन से क्यों नाराज करके जेडीयू को बाहर किया, क्यों नहीं शर्तें मान ली गई और वादे पूरे किए गए नीतीश कुमार से जो किए थे, क्योंकि अगर ऐसा किया गया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। आप मानते हैं इस चीज को? ये तो मुस्कान जी, उनके कई नेताओं के आज फोन आए हैं हाँ, कि अगर आप नीतीश कुमार जी साथ रहे होते तो आज देश की राजनीति का नक्शा दूसरा रहा होता। तो वो तो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार जी ने तो जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी थी कांग्रेस की, वो समाप्त की। उनके साथ ना तो अखिलेश यादव जी बैठने को तैयार थे, ना उनके साथ केजरीवाल जी बैठने को तैयार थे, ना ममता दीदी थी। पटना में हमने मीटिंग बुला करके उनकी अनटचेबिलिटी खत्म की और वो पूरे गठबंधन को हथियाने में लग गए। नीतीश कुमार जी ने कभी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं कहा, हम लोगों ने भी कभी ये मांग नहीं की, खाली संयोजक का पद अगर। लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया तो क्या थोड़ा मन डावाडोल हो सकता है केसी त्यागी जी? नहीं, ये कहकर के आप हमें अपमानित मत कीजिए। नहीं, मैं अपमानित नहीं कर रहा, मैं केवल संभावनाएं टटोल रहा हूं, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते केसी त्यागी जी, आप जैसे वरिष्ठ लोग ही कहते हैं। नहीं, अब नहीं, इसकी ये बंद है हमारे लिए और हमें वापस जाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता फिर। जी, मैं आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया को बीच में लाना बहुत जरूरी है। गौरव भाटिया जी, बहुत अच्छा मौसम विज्ञान दिखाया है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने और जेपी नड्डा ने, बहुत समय रहते नीतीश कुमार जी को साध लिया। क्या आपको पहले से संकेत हो गया था इस बात का कि नतीजे कुछ इस तरफ इशारा करेंगे? देखिए, अभी तक की जो चर्चा हुई है, कुछ बातें कहना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दानवी शक्ति बता दिया प्रधानमंत्री जी को, जिनको जनता ने आशीर्वाद दिए 2 बार पहले और तीसरी बार अब प्रधानमंत्री बनाया है। इसका मतलब जनता का अपमान कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही, और उनके मुंह से भस्मासुर निकला। तो आधुनिक भारतीय राजनीति के भस्मासुर तो केवल राहुल गांधी है, जो 40 बार चुनाव हरा चुके हैं पार्टी को। इससे दूसरों पे आज तो कम से कम ये मत कहिए, वो दोनों सीट अपनी जीते हैं। पार्टी के उन्होंने कहा डसना। अरे, आधुनिक राजनीति के कोबरा कौन है? पिता को डस लिया, अखिलेश यादव कुर्सी से हटा दिया, शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर फेंक दिया। ये होता है डसना। और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की 235 सीटें हैं, आपकी कितनी है? उत्तर प्रदेश में भी हम आपसे बड़ी पार्टी है। कम से कम आज के दिन शालीनता बनाए रखिए। और हमने हमेशा, गौरव जी आप वहीं से आए हैं, समाजवादी पार्टी से, और मुझे लगता है कि इस मौके पर आपको अपने पुराने साथी और पार्टी को बधाई देनी चाहिए। ये पहला लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़े हैं बिना पिता के अपने। उनकी राजनीति और रणनीति उनके साथ रहती थी, तो परिपक्व होने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब हुए तो क्या बेहतर हुए हैं वो। इस बात के लिए तो बधाई दीजिए कम से कम अखिलेश यादव को। मैं तो हर उस नेता को बधाई देता हूं जिसकी आस्था भारतीय लोकतंत्र में है, संवैधानिक संस्थाओं में है। लेकिन अगर हम बड़ा दिल दिखा के बधाई देते हैं तो गलत शब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए करना जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसने तीसरी बार जीत दर्ज करा के इतिहास रचा है, मैं समझता हूं ये शालीनता जो विपक्ष है उसके पास भी होनी चाहिए। अनुराग जी, फिरोज बख्श साहब को जोड़ना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से एक ग्रेस रहनी चाहिए, यानी चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या वो अखिलेश यादव की तरफ से हो या कोई भी हो, जो जीता है या जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और देखिए, मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि एक वक्त था कि आरएसएस ने इनकी तारीफ़ की थी राहुल गांधी की और कहा था मेहनत कर रहे हैं। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज,
चाहे वो 10 साल 20 साल बाद पे किया है। अब देखिए लेकिन फिरोज हार्ड वर्क साहब, पे किया है राहुल गांधी की का। तारीफ आरएसएस ने की थी और राहुल गांधी ने एक जमाने में अरविंद केजरीवाल की तारीफ की थी कि मैं राजनीति उनसे सीखूंगा और राजनीति कैसे की जाती है उनसे सीखना चाहिए। और केजरीवाल और उनकी पार्टी की क्या स्थिति है ये आप भी देख रहे हैं। घनश्याम तिवारी, ये इशारा आपकी तरफ है क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सम्मानजनक जीत है ये। जैसा कि मैंने कहा, बिना मुलायम सिंह यादव के पहली बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव उतरे और आज उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी मुलायम सिंह यादव की। तो ऐसे मौके पर कम से कम अच्छे शब्दों का चयन कर लेते आप। देखिए, दो बातें कहूंगा। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक शानदार जीत अर्जित की है। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कम से कम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और इसका श्रेय समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को और अखिलेश जी के नेतृत्व को जाता है। मैंने किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कहा। मैंने कहा, रिपीट करता हूं कि गुजरात से लेकर के मिजोरम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ऐसे दल का नाम बताइए, एक ऐसे राज्य के दल का नाम बताइए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी के साथ विश्वासघात नहीं किया, पीठ में छुरा नहीं घोंपा या डसा नहीं। ये कोई गलत शब्द नहीं है। लेकिन जो गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के पवित्र रिश्ते को धूमिल कर रहे हैं, उन्हें अपने पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहिए। किसी के पिता के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी लगाने वाले लोग ना अपने पिता के होते हैं, ना घर के होते हैं, ना घाट के होते हैं। गठबंधन में आने से पहले आप भी तो छुरा घोंपा करते थे कांग्रेस के पार्टी के का जहां तक ताल्लुक है, आपकी उससे बनती नहीं। क्या बकवास ठीक है, बन गई, अच्छी बात है। क्या बकवास है? मगर दूसरों पर थोड़ी आपको लांछन लगानी। ये फिरोज बख्श साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फिरोज बख्श साहब हैं। फिरोज मेरे दोस्त हैं, लेकिन सरासर बकवास कर रहे हैं। छुरा घोंपने का मतलब होता है कि आप शिवसेना जैसा आपका सहयोगी दल जिसका आपने सिंबल छीन लिया, आज के दिन कम से कम ये बकवास है। मर्यादा बनाए रखें का मतलब है कि और तभी शिवसेना जैसा जनता को भी पसंद आया। आपने सिंबल यहाँ गाली गलौज करने, डस किया, गुंडे बना के सरकार को देखना, ये सब कम से कम इस तरह की बात मत करिए। ठीक है, मैं कोई जी आपके कार्यक्रम में इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैं केसी त्यागी जी का रुख करना चाहूंगा। मैंने बेशक मेरे कार्यक्रम में इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, लेकिन आज मुझे लगता है कि घनश्याम तिवारी जी अति उत्साह का शिकार हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से वो नहीं मांग रहे तो मैं माफी मांग लेता हूं। चलिए, मैं छोटा बन जाता हूं, कोई इसमें बुराई नहीं। केसी त्यागी जी, अब तक जनता ने जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो मैंडेट दिया, उसमें बड़ी पार्टी के साथ साथ उस पार्टी को अच्छी खासी संख्या में सीटें भी दी। बीजेपी 282, उसके बाद 303। मतलब उनके साथ जो सहयोगी थे वो एक पार्टनर की भूमिका में थे। अब लग रहा है 2024 में जो मैंडेट आ रहा है, बड़ी पार्टी जरूर बीजेपी है, लेकिन वो मैजिकल फिगर से दूर है। क्या हम फिर से वो मजबूरी के गठबंधन वाली सरकार के दौर में जा रहे हैं क्या? देखिए, 1967 से प्रोसेस शुरू हुआ था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उसके बाद ये टूट फूट में सब समाप्त हो गया। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन चला, फिर 1974-75 का, और सब मिलकर के एक पार्टी बनाए। उसकी भी उम्र लंबी नहीं रही। फिर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी 2/3 लेकर के राज करती रही। वीपी सिंह जी के नेतृत्व में एक नया प्रयोग हुआ। उस समय हम जनता दल से एमपी थे, हमें कांग्रेस का भी बीजेपी का भी समर्थन था और वामपंथी दलों का भी। लेकिन मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के बाद और राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो आंदोलन चला, उसको लेकर के दलों के अंदर भी, समाज के अंदर भी बहुत कटुता हो गई थी और दल छिन्न भिन्न हो गए थे। बीजेपी भी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने मिलकर के एनडीए बनाया और उसमें 24-25 पार्टियां समावेश थी। मुझे प्रसन्नता है कि टीडीपी भी उसका हिस्सा थी, ममता उसका हिस्सा थी, हम उसका हिस्सा थे, अकाली दल उसका हिस्सा थे, कोई पार्टी नहीं बची थी। शरद पवार जी उसका हिस्सा थे। लेकिन वो प्रयोग लंबे दिन तक नहीं चला। फिर कांग्रेस पार्टी का राज आया और 2 बार से बीजेपी भयंकर बहुमत के पर थी। उन्हें किसी दल की उस तरह से आवश्यकता नहीं थी। बहुत अच्छा रेफरेंस आपने केसी त्यागी जी दिया। अब यही सवाल मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वही स्थितियां अब हैं।
बीजेपी, अच्छा गौरव भाटिया हमारे साथ नहीं है। केसी त्यागी जी, आप ही को कंटिन्यू करते हैं ये सवाल, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं क्योंकि गौरव भाटिया से आप अनुभव में राजनीति में ज्यादा हैं कि आज भी वही स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, सहयोगियों को, घटक दलों को साधना आपके हिसाब से मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रतिद्वंदियों की तरफ से ज्यादा बड़ी दी जा सकती हैं? देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस देश की राजनीति के एक शिखर पुरुष थे और उन्होंने उस समय भाजपा के साथ संपर्क किया और हाथ मिलाया जब भाजपा भारतीय राजनीति में अलग थलग पड़ गई थी, क्योंकि ज़्यादातर दल राम मंदिर के और बाबरी मस्जिद के आंदोलन को लेकर के उनकी रणनीति से सहमत नहीं थे। क्योंकि मामला कोर्ट में चलता था तो चंद्रबाबू नायडू से लेकर के सब लोगों की राय थी। केसी त्यागी जी, समय की पाबंदी है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा बहुमूल्य समय हमें देने के लिए और राजनीतिक परिदृश्य ने जो आपने इतिहास की बातें बताते हुए, रेफरेंसेस देते हुए आज की स्थिति को, वर्तमान को क्लियर करने की कोशिश की है, उससे बहुत कुछ इशारा भविष्य का लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी न्यूज़।